ठीक है, तो फिर तुम अपने आदमियों को तैयार करो। हम अभी और इसी वक्त ओल्ड फोर्ट पर रेड करने जाएंगे। क्लॉस्टर ने चंद लम्बे तवक्कुफ के बाद कहा। सब इंतजामात मुकम्मल है मादाम, मैं बस आपके हुक्म का मुंतजिर था। मास्टर जोजो ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड शो, तुम मेरी तवक्कुआत से बढ़कर हो जोजो, क्लॉस्टर ने मसरत भरे लहजे में कहा। थैंक यू मादाम, मास्टर जोजो ने इंतजारी से सर झुकाते हुए कहा तो क्लॉस्टर के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। क्या इंतजामात किए हैं तुमने ओल्ड फोर्ट पर रेड करने के? क्लॉस्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। कारें और 50 आदमी जो हर किस्म के असले से लेस होंगे मादाम, मास्टर जोजो ने कहा तो क्लॉस्टर ने इस बात में सर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। ओके चलो, क्लॉस्टर ने कहा तो मास्टर जोजो भी उठकर खड़ा हो गया। फिर वो दोनों ऑफिस से निकले और क्लब के उगबी रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। मुख्तलिफ राहदारियों से होते हुए वो क्लब से बाहर आ गए। बाहर एक कार मौजूद थी। मास्टर जोजो और क्लॉस्टर उस कार में बैठ गए। कार में एक सियाफाम वर्दी से जिस्म का नौजवान मौजूद था जो कार का ड्राइवर था। उनके बैठते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। कहाँ है तुम्हारे आदमी? क्लॉस्टर ने मास्टर जोजो से मुखातिब होकर कहा। वो ओल्ड फोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं मादाम। हमारा प्रोग्राम है कि हम ओल्ड फोर्ट पर मशरिकी सिंध से हमला करें, क्योंकि उस तरफ छोटे छोटे टीले हैं। उस तरफ से ओल्ड फोर्ट की निगरानी करने वाले कमांडोज को आसानी से चेक किया जा सकता है, इसलिए उन पर हमला करना भी ज्यादा आसान होगा। मास्टर जोजो ने कहा। ठीक है, क्लॉस्टर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मादाम एक बात पूछो? मास्टर जोजो ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद क्लॉस्टर से मुखातिब होकर कहा। पूछो, क्लॉस्टर ने कहा। ओल्ड फोर्ट में मौजूद SSR में रेड नोटबुक के अलावा बेशुमार साइंसी इजादात और साइंसी फार्मूले मौजूद है, उनका क्या करना है? मास्टर जोजो ने कहा। जोजो, मैं उसूल पसंद हूँ, उसूलों पर काम करना मेरा शेवा है। मैं सिर्फ उस रेड नोटबुक को हासिल करना चाहती हूँ जिसमें डॉक्टर साकिब ने IB का फार्मूला दर्ज कर रखा है। उस रेड नोटबुक के सिवा हम वहाँ किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ओके, क्लॉस्टर ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मादाम, मास्टर जोजो ने उलझे हुए लहजे में कहा। नहीं जोजो, रेड नोटबुक और सिर्फ रेड नोटबुक, समझे तुम? क्लॉस्टर ने सख्त लहजे में कहा। ओके मादाम, जैसे आपका हुक्म, मास्टर जोजो ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। गुड, क्लॉस्टर ने कहा। मादाम, आपको एक और बात बतानी थी। मास्टर जोजो ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। बोलो, अब क्या है? क्लॉस्टर ने बेजारी से कहा। इस वक्त उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। शायद उसे मास्टर जोजो का बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। मादाम, जब आप क्लब से अपनी रिहाइशगाह की तरफ गई थी तो आप कुछ लोगों की नजरों में आ गई थी। मास्टर जोजो ने इंकशाफ करते हुए कहा तो क्लॉस्टर बुरी तरह चौंक पड़ी। क्या क्या कहा तुमने? कौन थे वो? क्लॉस्टर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है मादाम। वो 3 अफराद थे। उन्होंने बाकायदा आपका ताकुब किया और फिर आपकी रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की थी। मैंने आपकी रिहाइशगाह में साइंसी इंतजाम कर रखे थे, जिसकी वजह से आपकी रिहाइशगाह क्लब के ऑपरेशन रूम में मॉनिटर हो रही थी। वहाँ मेरा एक आदमी हर वक्त मौजूद रहता है। उसने इमारत की उगबी दीवार से उन तीनों को कूदते देख लिया था, जिसकी उसने मुझे फौरन इत्तला दे दी। इससे पहले कि वो लोग आप तक पहुंचते, मैंने ऑपरेशन रूम से साइंसी आलात को ऑपरेट करके उन पर रेस फायर करके उन्हें फौरी तौर पर बेहोश कर दिया और फिर मेरे आदमी उन तीनों को खुफिया तौर पर निकालकर मेरे स्पेशल ठिकाने पर ले गए। मैंने उनकी तस्वीरें हासिल करके स्पेशल वर्ल्ड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन से मालूमात हासिल की तो मुझे मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। मास्टर जोजो ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, अब कहाँ है वो लोग? क्लॉस्टर ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। मेरे खुफिया अड्डे पर मौजूद है मादाम। वहाँ उनके 3 और साथी भी मौजूद हैं, जिनमें एक स्विस नजात लड़की भी शामिल है। बहरहाल उनके बारे में मुझे मुकम्मल मालूमात मिल चुकी है। वो वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखते हैं। मास्टर जोजो ने कहा। क्या वो अभी जिंदा है? क्लॉस्टर ने कहा। यस मादाम, मैंने अपने नंबर 2 सार्को को अपना मेकअप करके वहाँ भेज दिया है ताकि वो उनसे मालूमात हासिल करे कि वो आपको ट्रेस करने में कैसे कामयाब हुए थे। इसके अलावा दूसरे 3 अफराद जो मेरे एक अजीज ग्रेट मास्टर बाटकर का हवाला देकर मुझ तक पहुंचना चाहते थे। मेरा उनसे भी ये जानना बहुत जरूरी था कि वो मेरे बारे में क्या जानते हैं और मुझ तक क्यों पहुंचना चाहते थे। मास्टर जोजो ने कहा। वो तरबियत याफ्ता एजेंट है, क्या सार्को उनसे मालूमात हासिल कर लेगा? क्लॉस्टर ने कहा। सार्को मेरा तरबियत याफ्ता है मादाम, उसमें वो तमाम खूबियां मौजूद है जो मुझ में है। वो आसानी से उनकी जबानें खुलवा लेगा। मास्टर जोजो ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम उनके साथ जो चाहे करो, मगर सार्को से कह दो कि वो उन्हें हलाक करने की कोशिश न करे। वो और इमरान मेरे दुश्मन हैं। मैं उन सबको अपने हाथों से हलाक करना चाहती हूँ। क्लॉस्टर ने होड़ भीजते हुए कहा। ओके मादाम, मैं भी सार्को को हिदायत दे देता हूँ, मास्टर जोजो ने कहा और फिर उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाल लिया। क्या उनमें अली इमरान भी है? क्लॉस्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। नो मादाम, इमरान उनमें शामिल नहीं है, लेकिन सार्को का कहना है कि वो सब इमरान ही के साथी हैं।
मास्टर जोजो ने कहा तो क्लॉस्टर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर मास्टर जोजो ने ट्रांसमीटर ऑन किया और दूसरी तरफ सार्को को हिदायत देने लगा। उसकी हिदायत सुनकर क्लॉस्टर के होठों पर सफाकाना मुस्कुराहट फैल गई थी। इमरान को इस कदर मुतमईन और इत्मीनान भरे अंदाज में खर्राटे लेते देखकर ब्लैक जैक हकीकतन परेशान हो गया था। उसकी पेशानी पर लकीरों का जाल सा फैल गया। इमरान का इत्मीनान बता रहा था जैसे वो ब्लैक जैक और उसके इकदामात से कतई खौफजदा न हो। आखिर तुम किस चीज के बने हुए हो? ब्लैक जैक ने हुंकारा भरते हुए कहा। उसने एड़ी पर दबाव डालकर इमरान के गिर्द रेस का तंग होता हुआ जाल रोक दिया था। वो ये सब कुछ इमरान को खौफजदा करने के लिए कर रहा था। दरअसल वो इमरान से हर हाल में डॉक्टर साकिब के माइंड की जीरो की दरियाफ्त करना चाहता था। अगर वो इमरान को हलाक कर देता तो डॉक्टर साकिब की माइंड मेमोरी उसके लिए कतई तौर पर बेकार हो जाती। इसलिए वो फिलहाल इमरान को जिंदा रखने पर मजबूर था। स्टेनलेस स्टील का। ब्लैक जैक की बात सुनकर इमरान ने कहा, तुम मुझे जीरो की के बारे में बता रहे हो या नहीं? ब्लैक जैक ने गुस्सीली नजरों से इमरान को घूरते हुए कहा। तुम्हारी लेडी एजेंट क्लॉस्टा कहाँ है? इमरान ने उल्टा उससे सवाल करते हुए कहा तो उसके मुंह से क्लॉस्टा का नाम सुनकर ब्लैक जैक बेख्तियार चौंक पड़ा। क्लॉस्टा? कौन क्लॉस्टा? ब्लैक जैक ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं उसी क्लॉस्टा की बात कर रहा हूँ जिसके जरिए तुमने डॉक्टर साकिब को ट्रैप किया था। डॉक्टर साकिब की बेटी नीलोफर के मेकअप में। इमरान ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तो तुम क्लॉस्टा के बारे में भी जानते हो? ब्लैक जैक ने होंठ भींचते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी उन तमाम लेडी एजेंटों को भी जानता हूँ जिनके साथ तुम पहले काम कर चुके हो और फिर उन्हें धोखे से हलाक कर चुके हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जैक बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? तुम क्या जानते हो? ब्लैक जैक ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम डबल क्रॉस एजेंट हो मिस्टर ब्लैक जैक। तुम इसराइल की लेडी एजेंट क्लॉस्टा को भी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो और उसके जरिए तुमने डॉक्टर साकिब को ट्रैप करके स्पेशल लेबोरेटरी से बाहर बुलवाया और फिर उस पर अपनी साइंसी इजादात का इस्तेमाल करके उसके माइंड को अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया। अब ये तुम्हारी बदकिस्मती थी कि मैंने डॉक्टर साकिब के माइंड को पहले से ही लॉक कर रखा था, वरना तुम तो अपने मिशन में कामयाब हो ही गए थे। तुम क्लॉस्टा को या तो हलाक कर देते या फिर अपनी एमसी मशीन से उसका माइंड ही ब्लैक कर देते और फिर तुम आईबी फार्मूले की एक्रेमिया और इसराइल से बाकायदा सौदेबाजी करते और उस फार्मूले को ऐसे मुल्क के हवाले कर देते जो तुम्हें तुम्हारी तवक्के के मुताबिक रकम दे सकता। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ओ तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। ब्लैक जैक ने गुस्से और परेशानी से होंठ काटते हुए कहा, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इमरान ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, तब तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्लैक जैक ने कहा, ये तो तुम बेहतर जानते हो। इमरान ने कांधे उचकाते हुए कहा, तुम मुझे जीरो की के बारे में बता रहे हो या नहीं? ब्लैक जैक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे क्लॉस्टा के बारे में बता दो कि वो कहाँ है, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जीरो की के बारे में बता दूं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। ब्लैक जैक ने सर झटक कर कहा, तो फिर मैं भी नहीं जानता कि जीरो की मेरे दिमाग के किस हिस्से में और कहाँ है। इमरान ने कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ब्लैक जैक ने कहा, आखिरी नहीं बल्कि हतमी कहो, ये मेरा हतमी फैसला है। इमरान ने कहा, लगता है तुम वाकई मेरे हाथों दर्दनाक मौत मरने का फैसला कर चुके हो। ब्लैक जैक ने गुस्सेले लहजे में कहा, ये खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारा क्या ख्याल है तुम इन कटर रेजेस से मेरे टुकड़े कर दोगे? ये तुम्हारी खाम ख्याली है ब्लैक जैक। मैं तुम्हारे इन हरबों से डरने वाला नहीं हूँ। इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने कदम बढ़ाए और फिर वो रोशनी की लकीरों के जाल से इत्मीनान भरे अंदाज में बाहर निकल आया। उन कटर रेजेस ने उसके जिस्म पर मामूली सी खराश तक न लगाई थी। उसे इस तरह बाहर आता देखकर ब्लैक जैक की आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गई और वो बौखलाकर कई कदम पीछे हट गया। ये क्या मतलब? ये कैसे हो गया? तुम ब्लैक जैक ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, अब मेरे जादू का दूसरा कमाल देखो। इमरान ने संजीदगी से कहा और फिर उसने अचानक चुटकी बजाई तो कमरे में फैली हुई रोशनी की लकीरें यूं गायब हो गई जैसे वहाँ रेस मौजूद ही ना हो। रेस को इस तरह खत्म होते देखकर ब्लैक जैक की आंखें और ज्यादा फैल गई थी। उसने बौखलाए हुए अंदाज में बूट की एड़ी पर जोर से दबाव डाला, लेकिन उसका कोई रद्देमल न हुआ। वो जोर जोर से बूट जमीन पर मारने लगा, मगर उन रेस को न दोबारा ऑन होना था और न वो हुई। इमरान उसके सामने खड़ा बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। ब्लैक जैक ने जल्दी से जेब में हाथ डालकर एक अजीब वजह का छोटा सा पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल चपटा सा था और उसकी नलकी बेहद छोटी थी। अब इस खिलौने से मुझे डराना चाहते हो? इमरान ने हंसते हुए कहा, खबरदार मेरे करीब मत आना वरना। ब्लैक जैक ने सख्त लहजे में कहा। साथ ही उसने पिस्टल का बटन दबा दिया। पिस्टल से सुर्ख रंग की लहर से निकली। इमरान बिजली की सी तेजी से एक तरफ हट गया। पिस्टल से निकलने वाली लहर इमरान के उकब में
दीवार के एक कॉर्नर पर पड़े हुए गुलदान से टकराई और जोरदार धमाका हुआ और गुलदान फटकर रेजा रेजा हो गया। बहुत खूब, मेरे लिए तुम आलात हर्ब से पूरी तरह लेस होकर आए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक जैक ने एक बार फिर पिस्टल का बटन दबाया तो पिस्टल से लहर से निकली, लेकिन इमरान अपनी जगह से हट चुका था। इस बार सुर्ख लहर दीवार से टकराई और दीवार का कुछ हिस्सा एक धमाके से फट गया। अपना दूसरा वार खाली जाते देखकर ब्लैक जैक का चेहरा गुस्से से बिगड़ता चला गया। वो बेदर पे इमरान पर रेस गन से फायर करने लगा और इमरान उछल उछल कर उन सुर्ख लहरों से बच निकलता रहा। सुर्ख लहरें जिस चीज से टकराती वो एक धमाके से फटकर बिखर जाती। फिर इससे पहले कि ब्लैक जैक इमरान पर रेस फेंकता, इमरान ने उसके करीब पहुंचकर राइट किक पूरी कुव्वत से उसके पिस्टल वाले हाथ पर मारी। ब्लैक जैक के हाथ से रेस गन निकलकर दूर जा गिरी और इमरान की लात एक बार फिर घूमी और ब्लैक जैक उछलकर एक धमाके से सोफे पर जा गिरा। सोफे पर गिरते ही वो यूं उछला जैसे सोफे में मौजूद स्प्रिंगों ने उसे उछाल दिया हो। सोफे से उछलते ही उसने फिजा में कलाबाजी खाई और हवाई में अपना रुख पलटकर इमरान के सीने पर दोनों टांगे जोड़कर मार दी। इमरान को एक जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हटता चला गया। वेरी गुड, इमरान ने उसके हमले की तारीफ करते हुए कहा। ब्लैक जैक इमरान को टांगे मारकर एक और कलाबाजी खाकर सीधा अपने पैरों पर आ खड़ा हुआ था। तुम मुझे जीरो की के बारे में कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन अब तुम मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकोगे। अब मैं अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, ब्लैक जैक ने कुर्राते हुए कहा। अरे अरे, तुम्हारे इरादे तो बेहद खतरनाक है, इमरान ने बौखलाकर कहा। उसी लम्हे ब्लैक जैक ने इमरान पर छलांग लगाई और फ्लाइंग की इमरान के सीने पर जड़ दी। इमरान उछलकर पुश्त के बल नीचे गिरा मगर फिर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। ब्लैक जैक के हाथ में खंजर चमकता देखकर इमरान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। पहले गर्दन तोड़ने की बात कर रहे थे, अब खंजर निकाल लिया है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जैक ने बड़े माहिराना अंदाज में खंजर एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई करतब दिखा रहा हो। उसके खंजर दाएं बाएं करने का अंदाज इस कदर तेज था कि उस पर निगाह ठहरती थी। अच्छा तमाशा है, तुम्हें तो किसी सर्कस का जोकर होना चाहिए था, इमरान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे ब्लैक जैक का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसके हाथ से खंजर निकलकर इमरान की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे इमरान का हाथ उससे भी ज्यादा तेजी से हरकत में आया और फिर खंजर को इमरान के हाथ में देखकर ब्लैक जैक की आंखें हैरत से फैलती चली गई। वो इमरान की जानिब ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न आ रहा हो कि इस कदर कुव्वत से फेंका गया खंजर इमरान को फिजा में दबोच लेगा। बहुत खूबसूरत खंजर है, चलो सुलेमान के लिए सब्जियां काटने के काम आएगा, इमरान ने खंजर को उलट पुलट कर देखते हुए कहा। उसी लम्हे ब्लैक जैक ने एक जोरदार चीख मारी और एक बार फिर छलांग मारकर इमरान पर हमलावर हो गया। उसने इस बार सर की टक्कर पूरी कुव्वत से इमरान के सीने पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान ने अपने जिस्म को दाएं तरफ मोड़ते हुए न सिर्फ खुद को उसके हमले से बचाया बल्कि लेफ्ट हुक पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पर मार दिया। ब्लैक जैक के हलक से एक जोरदार चीख निकली। वो उछला और फिर फिजा में पलटा खाकर जोरदार धमाके से पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। इमरान ने उसकी पसलियों में टोकर मारनी चाही, मगर ब्लैक जैक ने अचानक उसकी टांग पकड़कर उसे जोरदार झटका देकर नीचे गिरा लिया। साथ ही उसने पलटनी खाई और इमरान के ऊपर आ गया, लेकिन उसी लम्हे इमरान ने तेजी से घुटना मोड़कर उसे पूरी कुव्वत से ऊपर उछाल दिया। इससे पहले कि ब्लैक जैक का जिस्म नीचे आता, इमरान ने बिजली की सी तेजी से करवट ली और ब्लैक जैक धप से नीचे आ गिरा। इमरान तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसे उठते देखकर ब्लैक जैक भी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और उसने वक्त जाया किए बगैर एक बार फिर इमरान पर छलांग लगा दी। इमरान नीचे गिरा और उसने दोनों टांगे उठाकर पूरी कुव्वत से ब्लैक जैक के सीने पर मारी और ब्लैक जैक बुरी तरह से चीखता हुआ और कलाबाजी खाकर पिछली दीवार से जा टकराया। इससे पहले कि वो उठता, इमरान लंबी छलांग लगाता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। उसने अपनी टांग घुमाकर ब्लैक जैक के सर पर जड़ दी। ब्लैक जैक के हलक से एक बार फिर चीख निकल गई। वो जमीन पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा जैसे उसकी रूह कब्ज की जा रही हो। फिर अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा और वो साकित होता चला गया। बस इतना ही दम था। इमरान ने उसे हाथ पैर ढीले छोड़ते देखकर मुंह बनाते हुए कहा। ब्लैक जैक को चेक करने के लिए उसकी तरफ झुका ही था कि उसी लम्हे ब्लैक जैक बिजली की सी तेजी से तड़पा और उसकी दोनों टांगे यकवक्त हरकत में आई और इमरान उछलकर पीछे सोफे पर जा गिरा। ब्लैक जैक ने जानबूझकर बेहोश होने की अदाकारी की थी। वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वहशत छाई हुई थी और उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। बस इमरान, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, ब्लैक जैक ने इमरान को सोफे से उठकर खड़े होते देखकर कहा। अरे लेकिन अभी तो मैंने कोई खेल शुरू ही नहीं किया, फिर खत्म कैसे हो गया, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जैक ने इमरान की बात का जवाब देने की बजाय अपनी रिस्ट वॉच के शीशे पर अचानक दबाव डाल दिया। उसी लम्हे
अचानक ब्लैक जैक के जिस्म से तेज रोशनी से उभरी और ब्लैक जैक का पूरा जिस्म जगलग यूं रोशन हो गया जैसे उसके जिस्म में कई हजार पावर के बल्ब जल रहे हों। तेज रोशनी से सारा कमरा भर गया था और खैरा कर देने वाली रोशनी से इमरान की आंखें चुंधिया सी गई थी। उसी लम्हे ब्लैक जैक का जिस्म रोशनी में जम होकर वहां से गायब हो गया। उसे इस तरह गायब होता देखकर इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। ठीक उसी लम्हे अचानक इमरान के नथनों से गैस की तेज बू टकराई और उस बू को महसूस करते ही इमरान के चेहरे पर बौखलाहट नाचने लगी। उसने बिजली की सी तेजी से दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। ठीक उसी लम्हे भग की आवाज सुनाई दी और कमरे में यकलक खौफनाक आग भड़क उठी। सफदर एक्सटो का हुक्म मिलते ही सर इफ्तिकार के ऑफिस में पहुंच गया था। सर इफ्तिकार को एक्सटो ने कॉल कर दी थी। सफदर ने उनसे अपना तारुफ कराया तो सर इफ्तिकार ने उसका भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया। सफदर अपने साथ मेकअप बॉक्स ले गया था। सफदर ने सर इफ्तिकार को मुख्तसर तौर पर समझा दिया था कि वो क्या करना चाहता है। क्योंकि एक्सटो ने पहले ही सर इफ्तिकार को ब्रीफ कर दिया था, इसलिए सर इफ्तिकार पूरी तरह सफदर के साथ ताउन करने पर रजामंद हो गए थे। चुनांचे सफदर ने सबसे पहले सर इफ्तिकार के सामने बैठकर अपना मेकअप मुकम्मल किया। कुछ ही देर में सफदर का चेहरा सर इफ्तिकार का चेहरा बन गया था और सर इफ्तिकार सफदर की जानिब यूं आंखें पाड़ पाड़ कर देखने लगे जैसे सफदर कोई जादूगर हो। फिर सफदर ने उनका मेकअप किया और उन्हें कहा कि वो वक्ती तौर पर मंजर से गायब हो जाए जब तक वो उन मुजरिमों को गिरफ्तार न कर ले जो स्पेशल स्ट्रांग रूम पर हमला करने वाले थे। सर इफ्तिकार उसकी बात मानकर उसी वक्त वहां से रवाना हो गए थे। सफदर ने सर इफ्तिकार से स्पेशल स्ट्रांग रूम के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। सफदर ने एहतियात के तौर पर सर इफ्तिकार का सेल फोन नंबर ले लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनसे राब्ता करके अपने मतलब की मालूमात हासिल करता रहे, ताकि उसे वहाँ सर इफ्तिकार बनने में कोई दिक्कत पेश न आए। वो एक बार स्ट्रांग रूम को जाकर खुद देखना चाहता था। हालांकि उसे ये भी बता दिया गया था कि एसएसआर से तमाम चीजें हटाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सफदर एसएसआर में जाना चाहता था। वहाँ इमरान को भी पहुँचना था जिसने एसएसआर को ब्लैक जैक और क्लॉस्टा के लिए चूहेदान बनाना था। सफदर अभी एसएसआर में जाने के बारे में प्रोग्राम को तरतीब दे ही रहा था कि उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए कई रंग के टेलीफोन सेट्स में से सब्ज रंग के फोन की घंटी बज उठी। यस, सफदर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए सर इफ्तिकार की आवाज और लहजे में कहा। सर इफ्तिकार दूसरी तरफ से कहा गया लहजा सवालिया था। यस, बोल रहा हूँ, सफदर ने कहा। मैं स्पेशल मिलिट्री आर सेक्शन से कर्नल तारिक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। यस कर्नल तारिक, फरमाए, सफदर ने संजीदा लहजे में कहा। उसे कर्नल तारिक के बारे में भी ब्रीफ कर दिया गया था जिसने एसएसआर से तमाम फार्मूले और कीमती साइंसी इजादात को अपनी हिफाजत और निगरानी में निकालकर दानिश मंजिल पहुंचाना था। उसका चूंकि डायरेक्ट एक्सटो से लिंक था, इसलिए कर्नल तारिक उनमें से किसी को नहीं जानता था और न ही सफदर और उसके साथियों ने कभी कर्नल तारिक को देखा था। ये सफदर के लिए पहला मौका था कि वो कर्नल तारिक की आवाज सुन रहा था। सर, मैंने एसएसआर में जाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। हम ठीक रात 12 बजे एसएसआर के पास पहुंच जाएंगे और वहां अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, कर्नल तारिक ने कहा। ठीक है, क्या आपने सिर्फ ये बताने के लिए मुझे फोन किया है? सफदर ने कहा। नो सर, एसएसआर में जाकर काम करने से पहले मैं एक बार आपसे बजात खुद मिलना चाहता हूँ ताकि मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर सकूं और उस स्पेशल पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें आपस में स्पेशल कोर्स भी तय करने हैं ताकि किसी गलतफहमी का एहतमाल न हो सके, कर्नल तारिक ने कहा। ठीक है, आप मेरे ऑफिस में आ जाए, यही बैठकर प्रोग्राम तरतीब दे लेंगे और कोर्स भी तय कर लेंगे, सफदर ने तहकुमाना लहजे में कहा। सॉरी सर, ये मामला इंतहाई अहम और हसास नौयत का है। ऐसे मामला ऑफिस या रिहाइशगाह में डिस्कस नहीं किए जा सकते, कर्नल तारिक ने कहा। ओह यस, तो फिर फरमाए, आप मुझसे कहाँ मिलना चाहते हैं? सफदर ने कहा। आप होटल बरगंजा में आ जाए, कमरा नंबर 211, मैं वहीं आपको मुंतजिर हूँगा, कर्नल तारिक ने कहा। ओके, मैं 1 घंटे तक पहुँच जाऊंगा, सफदर ने कहा। थैंक यू सर, कैप्टन तारिक ने कहा तो सफदर ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। सफदर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज सुनाई थी। सफदर बोल रहा हूँ चीफ, सफदर ने कहा। यस, X2 ने कहा तो सफदर ने सर इफ्तिकार की जगह संभालने और फिर कर्नल तारिक के फौरन आने के बारे में तफसील बता दी। तुम कर्नल तारिक पर एतमाद कर सकते हो सफदर, वो एक जिम्मेदार और मुहिब्बुल वतन इंसान है, तुम उससे मिलने जाओ। सफदर की बात सुनकर X2 ने कहा। ओके चीफ, लेकिन चीफ एक मसला है, सफदर ने कहा। कैसा मसला? X2 ने कहा। चीफ, मैं न कर्नल तारिक को जानता हूँ और न ही मैंने पहले कभी उनकी आवाज सुनी थी। मुझे कैसे मालूम होगा कि होटल बरगंजा में जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ वो कर्नल तारिक ही है, सफदर ने कहा।
मैं तुम्हें कर्नल तारिक का हुलिया बता देता हूँ। इसके अलावा तुम मुझसे मिलकर एक्स कहना तो वो जवाबन तुम्हें टू कहेगा। इस सिलसिले में फोन करके मैं उसे ब्रीफ कर दूंगा। एक्स2 ने कहा, यस चीफ, ये मुनासिब रहेगा। सफदर ने मुतमईन लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से रास्ता खत्म हो गया। सफदर ने रिसीवर क्रिडल पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में वो सर इफ्तिकार की सरकारी गाड़ी में बैठा होटल बरगंजा की तरफ जा रहा था। कार एक बावर्दी ड्राइवर चला रहा था जो खासा खुश शक्ल और नौजवान था। सफदर अपने ख्यालों में मगन था कि अचानक वो बाहर का माहौल देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि कार शहर से निकलकर मुज़ाफ़ात की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। अरे ये क्या, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सफदर ने चौंक कर ड्राइवर से कहा, वहीं जहाँ मुझे पहुंचाने का हुक्म दिया गया है। ड्राइवर ने इंतहा सख्त लहजे में कहा तो सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, कौन हो तुम? सफदर ने उसकी जानिब गुस्सीली नजरों से देखते हुए कहा, आप ही का ड्राइवर हूँ, पहचानते नहीं मुझे? ड्राइवर ने सर घुमाकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर सफदर बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि उस नौजवान ने मेकअप कर रखा था। गोया किसी ने सर इफ्तिकार के ड्राइवर को हटाकर उसके मेकअप में अपने आदमी को बिठा दिया था, और इसका मकसद यकीनन सर इफ्तिकार को ट्रैप करना ही हो सकता था। उसी लम्हे सरर की आवाज के साथ ही ड्राइवर और पिछली सीट के दरमियान एक शीशे की दीवार सी हायल होती चली गई। हूँ तो तुम मुझे अगवा करना चाहते हो, मुझे यानी सर इफ्तिकार को। तुम शायद मेरी हैसियत नहीं जानते। सफदर ने जानबूझकर कदरे परेशान और गुस्सा दिखलाते हुए कहा, मैं आपको अगवा करना नहीं चाहता जनाब, बल्कि मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। अब खामोशी से बैठे रहो। ड्राइवर ने पहले तंजिया फिर सख्त लहजे में कहा। सफदर ने पिछली सीटों की आड़ में निहायत एहतियात से अपनी रिस्ट वॉच को ऑन कर लिया, जिस पर पहले ही एक्स2 की फ्रीक्वेंसी फिक्स थी। सफदर चाहता था कि एक्स2 को भी मालूम हो जाए कि उसे सर इफ्तिकार समझकर अगवा कर लिया गया है। वॉइस ट्रांसमीटर पर सब्ज बल्ब ऑन होते देखकर सफदर के चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया था, क्योंकि इसका मतलब था कि एक्स2 ने उसकी कॉल रिसीव कर ली है। अब एक्स2 उसकी और ड्राइवर की बातें आसानी से सुन सकता था। लेकिन तुम मुझे अगवा करके कहाँ ले जा रहे हो? सफदर ने कहा, खुद ही देख लेना। ड्राइवर ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? सफदर ने पूछा। क्यों, मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? ड्राइवर ने चौंक कर पूछा। कम से कम मुझे मालूम तो हो कि मुझे अगवा करने वाले इंसान का नाम क्या है। मैं तुम्हें आइंदा भी याद रखूंगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बातें कर रहे हो, बॉस के सामने जाओगे तो तुम्हारी सारी शौकी गायब हो जाएगी, ड्राइवर ने मुंह बनाते हुए कहा। जबकि मेरा ख्याल है कि तुम्हारा बॉस मुझे देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ड्राइवर को नफ्सियाती दाव में लाने की कोशिश कर रहा था ताकि एक्स2 तक उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात पहुंच सके। क्यों, बॉस क्यों परेशान हो जाएगा? क्या तुम बॉस को जानते हो? ड्राइवर ने चौंक कर कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे अगवा के पीछे किसका हाथ है, सफदर ने लापरवाही जाहिर करते हुए कहा। ओ, तो तुम्हें मास्टर जोजो के बारे में इल्म है? हैरत है, मुझे तो तुम सीधे साधे नजर आते हो। मगर ड्राइवर ने उसके नफ्सियाती दाव में आते हुए कहा, इसका मतलब है कि एग्री में एजेंट ब्लैक जैक और इसराइल की लेडी एजेंट क्लॉस्टा मास्टर जोजो के साथ हैं, सफदर ने कहा। ब्लैक जैक, लेडी क्लॉस्टा, कौन है ये? मैं उनको नहीं जानता, ड्राइवर ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारा मास्टर जोजो एक सीधा साधा सा इंसान है, उसे भला मुझ जैसे इंसान से क्या सरोकार हो सकता है? ये काम यानी मुझे अगवा करने के लिए उन्हीं एजेंटों के इशारे पर मास्टर जोजो ने तुम्हें भेजा है। तुमने मेरे ड्राइवर को अगवा करके उसका मेकअप किया और उसकी जगह ले ली, और अब तुम मुझे मुज़ाफ़ात में थर्ड लाइन की जानिब ले जा रहे हो। उस तरफ यकीनन मास्टर जोजो का खुफिया अड्डा होगा, मगर मास्टर जोजो तो, सफदर ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। हाँ, मैं तुम्हें बॉस के खुफिया अड्डे पर ले जा रहा हूँ। बॉस इस वक्त क्लब में है, तुम्हें खुफिया अड्डे पर पहुंचाकर मैं उन्हें इत्तला दूंगा तो वो फौरन वहां पहुंच जाएंगे, ड्राइवर ने कहा। वो जरूरत से ज्यादा बातूनी मालूम होता था। सफदर को एक आम सरकारी अफसर समझकर वो लापरवाही से ये सब कुछ बताता जा रहा था। उसका अंदाज साफ बता रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि खुफिया अड्डे में जाने के बाद सर इफ्तिकार वहाँ से जिंदा बाहर नहीं आ सकेगा। तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे, सफदर ने कहा। मेरा नाम इकबाल है, बस अब खामोश हो जाओ, हम खुफिया अड्डे में पहुंचने वाले हैं, ड्राइवर ने कार को दाएं तरफ मोड़ते हुए कहा। मार्क कॉलोनी, ये तुम मुझे मार्क कॉलोनी में क्यों ले आए हो? सफदर ने कहा तो ड्राइवर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। कुछ आगे जाकर उसने एक बड़ी और शानदार कोठी के गेट के सामने कार रोक दी और मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाने लगा। कोठी नंबर 710, सफदर ने सर को जाते हुए धीमी आवाज में कहा। उसी लम्हे गेट खुला और एक गुंडा टाइप नौजवान निकलकर बाहर आ गया। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो गुंडे ने इस्बात में सर हिलाया और मुड़कर वापस अंदर चला गया, और फिर चंद ही लम्हों बाद गेट खुलता चला गया। जैसे ही गेट खुला,
ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी और फिर पोच में ले जाकर रोक दी, जहां 3 मुख्तलिफ रंग और मॉडल्स की कारें पहले से मौजूद थी। कार अंदर आते ही गेट बंद हो गया। कार रुकते ही ड्राइवर कार से निकलकर बाहर आ गया और सुतोनों की आड़ में छुपे हुए चंद गुंडे टाइप नौजवान कार के करीब आ गए। उनके हाथों में मशीन गनें थी। एक गुंडे ने कार का दरवाजा खोल दिया। चलो बाहर आओ, गुंडे ने सफदर से मुखातिब होकर कहा तो सफदर खामोशी से कार से बाहर आ गया।